बाइक में किसी को भेज दे कि जाओ बच्चा देख के आओ, अभी तक क्यों नहीं आया। ये है एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट, इम्पेशेंस चिल्ड्रंस अबाउट। ठीक है, अब आपकी मेडिसिन है भाई, ठीक है। जो पेशेंट मैं बात कर रही हूँ उनको एंजाइटी हार्ट डिजीज की है, कोई जरा सी बात नहीं होती है, उनको लगता है कि अब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे सर छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने वालों की जो मेन रुब्रिक बनती है कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स जो होती है, ये टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, ये हर चीज की टेंशन ले रहे होते हैं, इनका काम ही टेंशन। एंजाइटी प्रिफर्स है, एंजाइटी प्रिफर्स है जी सर, एंजाइटी प्रिफर्स है। सर मैंने कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स कहा सर, एक ही बात है, एक ही बात नहीं, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है, वो अलग है। कॉन्शियस अबाउट, अच्छा आप कौन सी कह रहे थे, आप कौन सी कह रहे हैं? हेलो सर ने कहा एंजाइटी कह रहे थे। हेलो सर, आप कौन सी रुब्रिक कह रहे थे? एंजाइटी ट्राइफल्स अबाउट, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा सर? कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स और एंजाइटी अबाउट ट्राइफल्स, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जहाँ एंजाइटी है वहाँ कंसाइंस है उसका, एक रूपरेख है हमारे पास एंजाइटी कंसाइंस। अब यहाँ पे आप समझिए एंजाइटी ट्राइफल्स अबाउट, तो यहाँ छोटी छोटी बातों की चिंता होना, अरे बच्चा अभी तक नहीं आया, ये समझ यहाँ पे क्यों पड़ा है, यहाँ पे दूसरे कीड़ा देख लिया तो चिंता हो गई। मतलब ये आप समझिए कि हर छोटी सी बात पर उसको एंजाइटी होने लगती है, पैनिक होने लगता है पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे ट्राइफल्स मतलब छोटी छोटी चीजें, छोटी मोटी चीजें जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट वो बंदे को इग्नोर नहीं होता, उसको भी वो पैनिक हो जाता है। अच्छा सर, ये बात जो सर, हाँ जी, अच्छा बात लोग ऐसे होते हैं जो कि हर वक्त या ज़्यादातर वक्त जो होता है वो हल्के फुल्के मजाक करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, शेयरिंग करते रहते हैं। मैंने तो ये जज किया है कि वो भी एंग्शियस और एंग्जाइटी की बेस पर कर रहे होते हैं। बज़ाहिर वो ये समझ रहे होते हैं कि वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, प्लेयर है, या वो इस्लाही तौर पे कर रहे हैं, हालांकि वो कोई सीरियस उसको केस टेकिंग नहीं कर रहे होते हैं। यानी एक जनरल पर्सन को बात कर रहा है, हमारा फ्रेंड है, हम घर में कोई पर्सन है, मैं ये निशानदेही करवाना चाह रहा हूँ कि यानी कि वो लोग भी एंग्जाइटी के फेस होते हैं या एंग्शियस माइंड होते हैं या पेशेंट होते हैं। हालांकि बज़ाहिर वो कह रहे हैं, हंसते हैं, फिर उस पर वो बात करके किसी को सुना के, तो कोई भी बात हो छोटी मोटी, तो बज़ाहिर वो कहते हैं हम तो सिर्फ बस एंजॉय कर रहे हैं, बस बात कर रहे हैं, देखो उसने ऐसे किया, गलत किया, यानी तो वो ऐसे कई सुना देते हैं किसे, तो वो यही करते रहते हैं। तो वो जेस्टिंग हो सकता है, मॉकिंग सरकाज़म हो सकता है, व्यंग मार के हंसना, लाफिंग रेडिकुलसली, बहुत सारे रूपरेख है इस पर। तो हमको पूरे केस को समझना होता है, फिर उसमें से छांटना होता है। इसको वो हेल्दी एक्टिविटी है। सबसे पहले तो केस टेकिंग का आइडिया सीखना, सबसे पहला टास्क है हमारा केस टेकिंग, केस। और जितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा केस टेकिंग पक्का होता चला जाएगा। लेकिन सिर्फ अवेयर रहना है, प्रेजुडाइज नहीं होना है कि अरे ये वही वाला रूपरेख है। और फिर वही हम सीख रहे हैं कि अभी हम बहुत छोटे छोटे केसेस से बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े केसेस में हमको छोटी छोटी बातें निकालनी होगी, क्योंकि अभी छोटे केस में समझना पेशेंट को बहुत आसान होता है। लेकिन जो पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा ना, आके बैठेगा आपके सामने और बोलना शुरू करेगा, आप रोक नहीं पाएंगे उसको। तो ऐसे पेशेंट को भी समझना है, ऐसे पेशेंट को भी पकड़ना है, और फिर उसमें से लेना क्या है, छोड़ना क्या है,
ये सब आइडिया धीरे धीरे आएगा हम बड़े बड़े केसेस में। ओके सर, चलिए हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। अच्छी टॉपिक चल रही नहीं, नेक्स्ट केस यहाँ पे एक केस और करें, वो लंबा जाएगा। टाइम देखिए। इसकी बजाय अगर जैसे आपने फरमाया कि केस टेकिंग आना चाहिए, तो जितना टाइम आप मुनासिब समझें। बड़ा ही दिलचस्प ये टॉपिक जो आपने शुरू किया है, क्योंकि क्लासिकल में ना केस टेकिंग पे बेशुमार मवाद लोगों के पास है, लेकिन माइंड मेथड में कहा तो जाता है, लेकिन अगर इस पे बताएं भी और है भी दिलचस्प बहुत ज़्यादा। जैसा कि आज मैंने एक वर्ड सीखा तो उससे एक नई दुनिया खुल गई कि जेस्चर्स के अलावा पोस्चर। और मेरे जहन में आया कि मरीज किस पोस्चर से अंदर आता है, किस पोस्चर से बैठता है, किस पोस्चर से खड़ा होता है, किस पोस्चर से वापस मुड़ता है। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ें हैं। तो अगर आप बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम वीडियो क्लासेस में करेंगे, जब हम पेशेंट के वीडियो क्लासेस आपको देंगे है। तो हाँ, लेकिन केस टेकिंग हमको समझना है कि सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारे केस टेकिंग का जो आइडिया है वो कोई फॉर्मेट नहीं है। हमने अपने कॉलेज टाइम पे एक फॉर्मेट सीखा था, ठीक है, कि ये जैसे कि हैनीमैन साहब ने लिखा है ना 83 एफोरिज्म से 104 तक जो प्रोटोकॉल लिखे हैं वो सारे दिमाग में होना चाहिए। लेकिन जो एफोरिज्म में एक 83 में कुछ लिखा है, 84 में कुछ, 84 में कुछ, तो हमको वो प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। वो मास्टर थे, वो एक टीचर थे, वो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने नॉलेज को उनने शेयर किया है हम सभी से। लेकिन हमको लकीर का फकीर नहीं होना है, हमको जो हमारी सिचुएशन, जैसी हमारी सिचुएशन है हमको वैसे देखना है। तो जो जैसा पेशेंट आए आपको उसी पेशेंट को उस लहजे से आपको हैंडल करना है। अब केस टेकिंग में क्या होता है, केस टेकिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है माइंड मेथड में। अब देखिए, एक पेशेंट हमारे कॉल करता है, डॉक्टर साहब आपके पास इस चीज का इलाज है क्या, बाल झड़ रहे हैं, इस चीज का इलाज है क्या। मैंने कहा है। डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा, जो फीस है अपनी हमने वो बताई, फोन पे बात हो रही है, समझिए। डॉक्टर साहब पक्का तो है ना, बाल तो आ जाएंगे ना, क्योंकि मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टर साहब पैसा बहुत सारा खर्च हो गया मेरा, लेकिन एक भी बाल नहीं आया, पूरे बाल निकलते जा रहे हैं। और अब आप क्लियर बता रहे हैं, गारंटी ले लो आप, तो मैं फिर आऊँगा आपके पास। हो गया केस। अब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपकी मेडिसिन तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है माइंड मेथड। माइंड मेथड में कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी मतलब यूजलेस नहीं है, एवरीथिंग इज यूजफुल। लेकिन वो डिपेंड करेगा फिर आपका क्या यूजफुल है क्या नहीं है। अभी लास्ट टाइम हमने केस देखा था और वो मकसूद साहब शायद उस क्लास में थे। वो बंदा चेन वेन पहने हुआ है टोटल, और बैठने का तरीका उसका, लेकिन अब बीमारी के जब बीमार है वो बंदा तो कुछ और प्रेजेंटेशन है उसका, ठीक है। अब कोई बंदा बंदूक लेके चलता है अपनी जेब में, 2 बॉडीगार्ड है उसके साथ, ठीक है। लेकिन जब आपकी क्लिनिक पे आया, बुखार के टाइम पे आया, तो पूछ रहा है बंदा कि डॉक्टर साहब ये फीवर है, कितने दिन में चला जाएगा, डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो ना, मेरे को अर्जेंट काम है। तो उसका बंदूक रखना और उसका वो उसकी पर्सनैलिटी है, लेकिन बीमारी को ठीक करना है, उसकी पर्सनैलिटी को ठीक नहीं करना। तो बीमारी में पेशेंट का क्या रवैया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जब आपका केस बड़ा हो, केस समझ में ना आए, तो आप उसकी बीमारी की कंडीशन पूछ लो। जैसे कई बच्चे आते हैं आपके पास, बच्चे आएंगे
और बच्चों का तो बहुत समझ में नहीं आता, इसलिए उनके पेरेंट्स से पूछो आप कि ये जब तकलीफ में रहता है, आज वो अच्छी स्थिति में आया है लेकिन उसकी माँ चाहती है कि इसके बार बार हर महीने फीवर आ जाता है डॉक्टर साहब, लेकिन आज वो बच्चा एकदम हेल्दी स्टेट पे आया है, लेकिन मदर की कंप्लेंट है कि इसको फीवर बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है। तो आपको पूछना है कि फोकस कहाँ करना है, बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे क्या कर रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा तकलीफ के टाइम पे, फीवर के टाइम पे क्या होता है उसके साथ, वो क्या करता है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, वहां से केस लेना है। सबको क्लियर हुआ? तो ये है, इस तरीके से केस टेकिंग करना है। पेशेंट से पूछना कम है, सुनना ज्यादा है। पेशेंट क्योंकि माइंड मेथड है, कुछ भी चीज बेकार नहीं है। एनिमन साहब ने लिखा है यदि केस इधर उधर जाए तो आपको क्या करना है, पेशेंट को इंटरप्ट करना है। वो कहीं की कहीं यदि बातें कर रहा है तो, इररिलेवेंट बात कर रहा है तो, हाँ ऑफ कोर्स यदि पेशेंट बहुत ज्यादा बातूनी है तो वो इररिलेवेंट की तरफ जाएगा, बहुत बातूनी है तो चुपचाप अपनी गप सड़ाका करेगा, ठीक है। तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है। फिर उस पेशेंट से पूछ लो कि आप जब बीमार होते हो तब आपका मूड कैसा रहता है, वो आपका केस बहुत इजीली और आसानी से क्लियर हो जाएगा, पर्सनालिटी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमको बीमारी की अवस्था में पेशेंट क्लियर होता है, ना कि उसकी पर्सनालिटी, ठीक है। पेशेंट को मैक्सिमम स्टेज पे हमको सुनना होता है। अब पेशेंट आया सीधा शुरू हो गया, देखिए मैंने वही बताया कि पेशेंट आया और सीधा शुरू हो गया तो एब्रप्ट सोचो आप, पेशेंट सीधा आया और शुरू हो गया तो बिजनेस टॉक सोचो आप। पेशेंट आते से ही बड़ा वो आया, बैठा, नमस्कार किया, से झुकाया, नमस्कार किया, बाहर भी नमस्कार किया तो रेवरेंस तो अराउंड हिम हो गया, ठीक है। लेकिन बाहर वाले से पूछता डॉक्टर साहब है क्या, और आगे बहुत विनम्रता से आपसे बात कर रहा है तो वो वेनरेशन हो गया। तो पेशेंट के हर बात जेस्चर पोस्चर में पेशेंट है, ये हमको अवेयर होना है। और हम इस क्लासों के थ्रू और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उनके थ्रू हम पेशेंट वही चीज़ों के लिए हम अवेयर हो रहे हैं कि आखिर पेशेंट के क्या क्या शेड हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, हाँ ठीक है। इंटरेस्टिंग, very interesting. Of course, you will never get bored. I promise, you will never get bored. Never get bored plus focus automatically बन जाता है, unintentionally बन जाता है। Because you will enjoy ना, आप enjoy करेंगे सिस्टम को, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, बहुत enjoyful है। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ऐसी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके प्रॉपर फॉर्म में माइंड मैट्रिक का नाम है ना, तो इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं मजा। क्योंकि ये माइंड एक ही क्रिएटिव सेंस देती है, जिसपे हमको पेशेंट को सब पहले तो पेशेंट को क्रिएट करते हैं, मतलब उस पर्सनालिटी में हम पेशेंट को देखते हैं, तो ये भी एक क्रिएशन हुआ। और फिर हम एक रूब्रिक फॉर्म करते हैं तो वो भी एक क्रिएशन हुआ, और क्रिएशन हमेशा मजेदार होता है। हम पहले यूज्ड टू हैं, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मल काम का है ना, प्रॉपर। हाँ बिल्कुल। सर से फॉर्मेट के लिए गुजारिश करने से पहले आप जो फ्री ग्रुप में हजरात हैं उनसे उनकी भलाई के लिए मेरी तरफ से गुजारिश ये है कि इस ग्रुप को इसलिए ज्वाइन करें कि हम हर बंदा, जैसे अब आप देख रहे हैं ना, जिसको भी जो बात ज़हन में है उसको ना सिर्फ पूछने की आज़ादी है और पूछ के बड़े आराम से पूछ लेते हैं, बल्कि इतना टाइम भी दिया जाता है कि फौरी तौर पे अगर उसके ज़हन में, किसी के ज़हन में सवाल नहीं आ रहा
तो वो बाद में सोच के तो सिर्फ सोचते न रह जाए, बल्कि इतना टाइम दिया जाता है कि वो सवाल ना सिर्फ अपने लिए पूछे बल्कि दूसरे भी उससे उसके उन सवाल से दूसरे भी लर्न करें। और फीस इंतहाई ना होने के बराबर आजकल सिर्फ $3 महाना, $3 महाना यानी कि 1000 रुपया सिर्फ महाना है, और मंथ बाकी रह गए हमारे 2, तो 600 ओनली यानी $7 ओनली रह गए बाकी। तो नंबर इसमें शामिल है, अब ये मेरा नंबर ही है, उस पर आप चाहे जैज़ कैश इजी पैसा करवा दें, बैंक नंबर भी है, बैंक अकाउंट नंबर भी वो भी शेयर कर दिया हुआ है। और मेरी तरफ से एक माजरत, वो एक मेरे पास बैठी हुई थी बच्ची, तो उसकी अम्मी वो बता रही थी कि अम्मी ने बड़ी बेइज्जती की है, तो वो मैंने गलती से ना माइक में ऑन था तो मैंने वो थोड़ा सा कह दिया कि इस बच्ची की बड़ी बेइज्जती की है, उसकी अम्मा किसे लेने के लिए उसकी राय। तो आई एम सॉरी कि अगर वो किसी को कोई कुछ महसूस हुआ हो तो आई एम सॉरी। अब सर से गुजारिश ये कि फॉर्मेट के बारे में अगर ग्रुप में शेयर फरमा दें तो सर का मैं बड़ा मशहूर होऊंगा। आज कल परसों जब भी टाइम मिले, जैसे आपने फॉर्मेट हेलो सर, फॉर्मेट नहीं समझा मैं। फॉर्मेट किस चीज का? केस टेकिंग का? यस सर, यस सर। हाँ, वही मैंने कहा कि इसका कोई फॉर्मेट हमको नहीं बनाना है। डोंट बी प्रेजुडाइज्ड, बिल्कुल भी। वी हैव टू बी वेरी, मतलब ऐसे बैठना है कि आप कुछ नहीं जानते। लेकिन पेशेंट का, यदि आप लोग इतने एक्सपर्ट अभी नहीं है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड जरूर करें उसका, और बोलने दीजिए पेशेंट को, बोलने दीजिए, आप सुनते जाएं, करते जाएं, और अब धीरे धीरे देखेंगे कि आपका केस बगैर सवाल के ही हो गया। आपका केस मैंने बताया ना आपको, उस पेशेंट ने मेरे से क्या क्या पूछा और उतने में केस हो गया। हाँ, तो फॉर्मेट नहीं बनाना है। कोई भी पेशेंट कहीं से भी शुरू हो सकता है, पर जैसा ही पेशेंट ने दरवाजा खोला वहां से आपकी केस टेकिंग शुरू। सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। फिर फिल्टर क्या करना है, धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे, क्योंकि केस में क्या प्रोमिनेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रेजुडाइज नहीं होना है, कोई भी फॉर्मेट नहीं बनाना है। एनीमैन साहब ने 83 से लेके 104 तक फॉर्मेट बना के गए हैं। बहुत से लोग अभी भी उस फॉर्मेट पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस, see, we are here for what? Practicing homeopathy, not learning homeopathy, not teaching homeopathy. We are here for what? Practicing homeopathy. That's why I am sharing totally cured case, जो केस क्योर हुआ है और उनमें देखा क्या गया है, उनमें समझा क्या गया है, उनको कैसे अप्रोच किया गया है। मैंने बताया ना कि पेशेंट ने कहाँ से बोला, कहाँ से शुरू किया उसने और कहाँ एंड किया, और शुरुआत से लेके उसने कितनी चीजें बोली, 3 चीजें बोली, और 3 चीजों में हमने रूब्रिक बना लिए। पर रूब्रिक बनाना खाना नहीं होता, उसको पहले समझा हमने कि पेशेंट का आखिर इंटेंशन क्या है। अब आप देखिए, एक ही चीज के पीछे कितनी सारी चीजें हैं। फिर हमने फिल्टर किया कि जब प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल हो गया तो उसका एब्रप्टनेस ऐसे निकल जाएगा है, उसका बिजनेस टॉक्स प्रोमिनेंट पार्ट हो गया, क्योंकि बिजनेस टॉक्स और प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल जब आप मिलाएंगे तो ही आपकी आर्सेनिक आएगी। तो ये धीरे धीरे हमको ये आर्ट भी सीखना होगा कि हमको फिर कौन सा रूप लेना है और कौन सा निकालना है। फिर ये भी सीखना होगा कि कौन सा प्रायोरिटी है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे ही सीख रहे हैं हमको। देखिए, हम एक केस के थ्रू सारी चीजें सीख रहे हैं। रूब्रिक कैसे फॉर्म करते हैं, रूब्रिक कहाँ बनाना है, रूब्रिक में पेशेंट में क्या देखना है, पेशेंट का पोस्चर क्या है, पेशेंट का जेस्चर क्या है, सारी चीजें, और पेशेंट से हमको क्या पूछना है। ठीक, और जैसे जैसे आप केस सुनते जाएंगे आपके आइडियाज अपने आप केस टेकिंग के लिए तैयार होते जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि केस
जो हम केस भेजते हैं आपको उसको 2-3 बार पढ़ना है अच्छे से, और एक एक लाइन का आपको एनालिसिस अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो फिर आपको समझेगा कि केस टेकिंग में कि डॉक्टर ने कहाँ पे कौन सा सवाल रेज किया है उससे। ठीक जैसे कि हमने बोला कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, तो आपको सीधा यही सवाल पूछना है कि आपको ऑपरेशन क्यों नहीं कराना, सीधा क्वेश्चन, क्योंकि आपको उसके जहन के अंदर क्या चल रहा है, कंसर्न क्या है, वो समझना है। अब पेशेंट बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है, मैंने किसी को देखा है कि उसके ऑपरेशन से उसका गला का ऑपरेशन हुआ था तो गले का नस काट दिया उस डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर ने कहा काटा, वो एक्सीडेंटली ऐसा हो गया होगा, तो मुझे वो नहीं करवाना है क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो फियर ऑफ बेट्रेइंग आपके रूप में आ गया। ठीक है, ऐसे केस टेकिंग को चलाना है। तो आप धीरे धीरे जब आप केस पढ़ेंगे, सॉरी सर कौन सा रूब्रिक आ गया फिर? फियर ऑफ बेट्रेइंग, धोखा ना हो जाए उसके साथ। ओके ठीक है, ठीक। अच्छा सर आपका तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है और आपके टीचर जिनसे आप सीख रहे हैं कहते हैं कि एपिलेप्सी जो है उसका होम्योपैथिक में कोई रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपने एपिलेप्सी के पेशेंट्स माइल्ड मेथड से ट्रीट जबरदस्त इलाज है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एपिलेप्सी का इलाज नहीं। तो आप सर डेली के जरूर शेयर कीजिएगा हमसे। बिल्कुल जरूर शेयर करूंगा सारे के। देखिए आपको बीमारी तक नहीं जाना है, पेशेंट समझना है। जिस दिन पेशेंट समझ में आ गया ना, यूटेराइन फाइब्रॉइड, अभी 162 mm का यूटेराइन फाइब्रॉइड 3 मंथ की मेडिसिन के बाद 42 हो गया, मतलब 20 mm डिजॉल्व हो गया। जबरदस्त। लेकिन सर एपिलेप्सी हो जेनेटिक तो वो भी क्या क्योर हो जाता है 100%? बिल्कुल श्योर ठीक होती है, श्योरली ठीक होती है। अब आप देखिए मेरे पास कितने केसेस हैं ऐसे जो मतलब जिनको हमको लगता है कि ये एपिलेप्सी है तो ये ठीक नहीं होगा। यू कांट बिलीव होम्योपैथी किस लेवल पे काम करती है। आपने इतनी सर्जिकल डिजीज है जो एब्सोल्युटली सर्जिकल डिजीज है, किसी एक डॉक्टर ने माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स को ठीक किया है, यूटेराइन प्रोलैप्स, ये सर्जिकल डिजीज है। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक होती है, एपिलेप्सी क्यों ठीक नहीं है? सर एपिलेप्सी पे सर मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को एपिलेप्सी है ना, जेनेटिक हमारे टेस्ट हो चुके हैं। तो बेटे पे मैंने इतनी कोशिश की, बेटी पे की, लेकिन हमेशा मैं फेल ही हुई हूँ। इस वजह से मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ कि होम्योपैथी में एपिलेप्सी का स्पेशली एब्सेंट सीजर। सर मेरे केसेस हैं टॉनिक क्लॉनिक के पेशेंट्स, वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन एब्सेंट सीजर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हम होम्योपैथी में कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, हमको पेशेंट को समझना है, उस बच्चे की पर्सनालिटी समझनी पूरी अच्छे ढंग से। अब आपको मैं आपको बताऊं क्या बताऊं, आपके साथ किसी को शेयर किया है कि नहीं किया मुझे आइडिया नहीं है। मेरे बच्चे को खांसी शुरू हुई, ठीक है, 1 हफ्ते खांसी चली, मुझे लगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था बच्चे को, हर बार उसको एक्यूट मेडिसिन देके मैं सेटल कर देता था और उसमें मुझे प्रॉपर मेडिसिन को भी मिला नहीं। अब वो बच्चा खांस के तंग हो रहा, उसके बाद पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया क्योंकि उसको बचपन से जब से वो पैदा हुआ है रिकरेंट कफ का इशू था, वो बार कफ करता था। उसके बाद इस बार कुछ एंटीबायोटिक्स भी देता था क्योंकि मुझे बराबर नहीं समझ सकता, सफर बहुत ज्यादा करता था क्योंकि बहुत ही जबरदस्त खांसी होती थी उसको, इनटॉलरेबल। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं ये केस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये अवेयर करना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी कैसी है। अब उसको जब इधर तो फिर 7 पीडियाट्रिशियन के पास में गया, सब ने उसको इनहेलर दिया। उन लोगों ने कहा कि इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, वो ऐसे नहीं जाएगा, आपको 3 महीने का नेबुलाइजेशन इनहेलर देना पड़ेगा।
तो मैंने कहा कि जब होम्योपैथी अस्थमा ठीक कर सकती है और मैंने खुद ही अस्थमा का केस ठीक किया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ब्रोंकाइटिस ठीक करना। मैं लगा रहा, मैं खुद भी लगा रहा, और फिर मैंने अपने इतने सारे जो टीचर्स हैं उनसे सबसे केस को डिस्कस किया, और 1.5 महीने बच्चा तब तक खांस चुका है। 1.5 महीने में 20 होम्योपैथी या 25 होम्योपैथी की मेडिसिन और 13 होम्योपैथी के टॉप क्लास के डॉक्टर देख चुके हैं। अभी भी उसकी खांसी नहीं गई, समझे आप? 20 मेडिसिन दे चुके 1.5 महीने में, और तो इसका मतलब क्या, होम्योपैथी फेल हो? अब आपको तो ऐसे ही लगेगा, मुझे भी यही लग रहा था, होम्योपैथी इस लड़के पे क्यों नहीं काम कर रही। मुझे तो ये लगने लगा था होम्योपैथी इसको सूट नहीं करती क्या, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करता था, क्योंकि वो बार बार रात में डेली खांसता था वो, और जबरदस्त खांसी तो 1.5 महीने रेगुलर खांसता रहा। तो मेरा भी अपना वो चलता रहा स्टडी उसके ऊपर, और फाइनली मैंने मेडिसिन निकाल ली, मेडिसिन दिया, काम नहीं हुआ, मेडिसिन निकाली लेकिन काम नहीं हुआ। फिर वही ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इवन हमारे जो वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया, समझा आपने? वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर, उनने भी देखा, उनको जो समझ में आया प्रिस्क्राइब कर दिया। तो किसी ने जिसको जो समझ में आया वो प्रिस्क्राइब करते रहे, फाइनली उसकी खांसी ठीक नहीं हुई, किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हुई। तो जब तक सही मेडिसिन नहीं मिलेगी तब तक ठीक नहीं होगा, और जैसे ही उसको राइट मेडिसिन मिलती है, इवन राइट मेडिसिन राइट पोटेंसी। अब मैंने उसको जब उसने 20 डेज उसको रेगुलर खांसी हो चुकी, तब मैंने मेडिसिन पकड़ ली, लेकिन 0/1 दिया उसको, कोई खांसी में चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने टेस्ट बोला कि मेडिसिन सही नहीं है, तो फिर 20 दिन और गए उसके, फिर मेडिसिन मैंने कहा कि मेडिसिन तो वही है उसकी, शायद पोटेंसी में इधर-उधर है। जैसे 30 का डोज दिए, नेक्स्ट डे उसकी खांसी 50%, 3 दिन बाद उसकी टोटल खांसी खत्म, टोटल ब्रोंकाइटिस खत्म। तो अब इसमें हमको लगे कि अरे बाप रे, ये तो होम्योपैथी फेल है, या तो फिर डॉक्टर होम्योपैथी इसको सूट नहीं करती, क्योंकि इतने बड़े बड़े मास्टर लोग हायर गए, 25 मेडिसिन फेल हो गई। लेकिन कहाँ फेल हुआ? जिस दिन राइट मेडिसिन, जिस दिन राइट पोटेंशियल मिला, उसको दूसरे तीसरे दिन मामला खत्म। ठीक है, तो होम्योपैथी बहुत बड़ी है। देखिए, हम क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, एक स्पिरिचुअलिटी है, दोज who is born to suffer, ठीक है, he has to suffer. Just we are not a god, but we are a mediator, and our spirituality, our energy also transmit through our medicine, ठीक है। तो first of all we have to be aware about all these things, and perseverance is most important part of a physician. Perseverance, keep patience and persevere with the case, and जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट इज नॉट सी, एक कोट है, We treat, God cures. हम इलाज करते हैं, भगवान ठीक करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये साइंस स्पिरिचुअल लेवल तक है। तो हमको अपना, हाँ जी, अच्छा, मैं एक उदाहरण या मिसकंसेप्शन जो चल रही है बहुत बड़ी मेडिकल फील्ड में, कि वो पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमें ये कहा जाता है कि जेनेटिक जो प्रॉब्लम है, हर चीज़ में जो प्रॉब्लम है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, और यानी कि जो बीमारियाँ हमें जीन से मिलती हैं हम उसको हैंडल कर सकते हैं, हम उससे मुकम्मल फील्ड में क्योर नहीं कर सकते। तो क्या होम्योपैथी इसको कर सकती है? पहले तो ये पॉइंट है। देखिए, है हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर
क्या नाम याद नहीं आ रहा, उनके कुछ एक्सपीरियंस हमने देखे हैं कि जेनेटिक लेवल तक की डिसीज को उन्होंने हैंडल किया है। और डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर का तो वही है, उनका तो काम ही जो उनका प्रेडिक्टिव मेथड है वो उसी पे है बेस्ड है, जेनेटिक। हाँ, तो होम्योपैथी एडवांस है बहुत, क्योंकि होम्योपैथी बहुत वास्ट है, बिग ओशियन है, बहुत बड़ा ओशियन होम्योपैथी, जिसको हमको लगता है कि इतना ही है होम्योपैथी, और जिनने जो पार्ट पकड़ के रखा है उनको भी ऐसी लग रहा है। लेकिन जो लोग सबके बारे में अवेयर है उनको लगता है कि होम्योपैथी चीज नहीं है, बहुत बड़ा विशाल सागर है ये, और एक लाइफ तो कम है इसको समझने के लिए। तो इवन जो लोग आज डॉक्टर शंकरन है, इतने जाने माने, मतलब डॉक्टर जॉर्ज मिथोलकस है, ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं होम्योपैथी के आज के टाइम पे, बट स्टिल दे आर नॉट फुली अवेयर अबाउट होम्योपैथी। साइंस ही ऐसा, ये यूनिवर्सल है और बॉर्डरलेस है, होम्योपैथिक यूनिवर्सल है और बॉर्डरलेस रियल है। ये जस्ट अब मैं आपको बताऊं, ये इतना यूनिवर्स की तरह, जैसे यूनिवर्स नॉट कांस्टेंट, जस्ट इट इज एक्सपेंडिंग एवरी डे। होम्योपैथी ऐसे ही है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इतने सारे किंगडम से मेडिसिन बनाते हैं हम। तो अब आप देखिए टोटल नेचर से होम्योपैथी बनी हुई है, और नेचर के कितने सारे हिस्से हैं। होम्योपैथी इज नथिंग बट द रिफाइंड पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि आप हर जगह से, हर सोर्स से आप मेडिसिन ले रहे हैं, हर सोर्स से, इवन मून से। मून तो इतना दूर है, मून से लूना एक मेडिसिन बनी हुई है। कभी आपने वो सेलेक्स फ्रेजालिस कभी यूज नहीं किया होगा, कभी आपने एड्स मेडिसिन यूज नहीं करी होगी, एड्स। एड्स किसी ने सुना है? एड्स भी मेडिसिन है। मेडिसिन सुनी है और पढ़ी हुई है सर? सुनी है, लेकिन डिटेल अगर आप बता रहे हो। हाँ, तो एड्स का भी केस है, और एड्स देने के बाद वो पेशेंट टोटली रिकवर होंगे, टोटली डिप्रेस्ड पेशेंट। तो जब तक उसको वो एड्स का मेडिसिन नहीं मिलता, एड्स मेडिसिन नहीं मिलती, तो कैसे रिकवर होता वो? अब एड्स को जेलसीनियम दिया जाएगा तो क्या ठीक होगा? मिलता जुलता मेडिसिन दिया जाएगा तो ठीक होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये इतना बड़ा साइंस है, तो किसी के हाथ कुछ लगता है, किसी के हाथ कुछ लगता है। जिसने एड्स प्रिस्क्राइब कर दिया वो कभी पल्सिटुला छूट सकता है उसके हाथ से, समझिए आप। मेरी बात आई ना समझ में? इसीलिए तो सभी के फेलियर है, इसीलिए सारे फेलियर है। जब ये डॉक्टर शंकरन फेल होते हैं तो फारूक मास्टर को बुलाते हैं। फारूक मास्टर साहब का नाम सुना होगा आपने, है ना? तो जैसे आज हम लोग मिलके स्टडी करते हैं, तो वो लोग भी अपने लेवल पे स्टडी करते हैं। बैठा कोई नहीं है, सब लोग आज भी ढूंढ रहा है, सभी लोग आज मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला और कभी कंप्लीट भी नहीं होगा। अब आप देखिए कितने सारे रूब्रिक अभी जोड़ते जा रहे हैं, कई सारे रूब्रिक जो सरकार बार्गेनिंग में नहीं है, लेकिन मर्फी की पटरी में है बार्गेनिंग। निकल गए जिनके 50 साल के एक्सपीरियंस है माइंड मेथड में, इंशाल्लाह कि ये मेडिसिन इस रूब्रिक में और ऐड होनी चाहिए। काल होंदी है जिसले उसने डिस्कनेक्ट हो जाती है ना, ते ओ मैं लैपटॉप ही ऑन किया, मैं 2 जगह ला के आया, एक पुरानी तस्वीर एक नवी तस्वीर। ठीक है इंशाल्लाह।
बल्कि सर मैं एक शेयर कर लूँ एक तमाम होम्योपैथिक फैलोज के लिए बड़ी अहम बात है। एक हमारे ये जो रॉयल फैमिली है हमारी, नहीं मतलब ब्रिटिश की, तो जो मलका थी वो बहुत हो गई है, वो भी यूज़ करती थी होम्योपैथिक। आपकी चार्लेस बना है चार्लेस आप बादशाह बन गए किंग, तो ये खुद होम्योपैथिक यूज़ करते हैं, तो सारी फैमिली होम्योपैथिक यूज़ करती है। यानी कि आप देखें कि कितनी अहमियत उसको वो देते हैं, उसको समझते हैं इस चीज़ को। बल्कि वो एक फाउंडेशन को पूरी चला रही है होम्योपैथिक की, 150 साल से ज़्यादा हो, एलोपैथी भी यूज़ करते हैं। जी, होम्योपैथी की अहमियत तो किसी के देने या लेने से नहीं है। होम्योपैथी इसलिए भी पीछे है, होम्योपैथी से टफ, कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये इतनी सारी मेहनत करने के बाद आप एक मेडिसिन सेलेक्ट कर पाते हैं। और वहीं एक एलोपैथ, आपको यदि फीवर भी आ गया तो आपको 4 सवाल पूछने होंगे, समझना होगा, उसके बाद आप मेडिसिन दे पाएंगे। लेकिन उधर फीवर मतलब क्रोसिन, कैसा भी फीवर हो उतार ही देगा। इसलिए होम्योपैथी साइंस एडवांस है, क्योंकि इसमें फिक्स है, होम्योपैथी में फिक्स नहीं है। लेकिन यदि आपने हम और मिस्टेक ह्यूमन माइंड टेंड टू मिस्टेक, तो मिस्टेक तो कर ही कहेंगे ना, क्योंकि होम्योपैथी साइंस है ही ऐसा। कोई भी मेडिसिन हमारी फिक्स नहीं है जो हम फीवर में दे सके, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं जो वॉमिटिंग में दे सके। उसमें जब हम 4 फेलियर देखते हैं उसके बाद पकड़ पाते हैं, तब तो पेशेंट सफर कर जाता है। तो किसी को कि पेशेंट न सफर करे, तो जो होम्योपैथी में है, लेकिन हमको डील करते आना चाहिए। हमारे एक केस बताऊँ मैं, आईसीयू में पेशेंट था, उसको बोल दिया था डॉक्टर ने, देखते हैं ट्राई करके, अब आप देखिए, देखते हैं ट्राई करके इसमें क्या होता है। वो होम्योपैथी की ओपीएम की डोज देने के बाद दूसरे तीसरे दिन बंदा डिस्चार्ज। तो ये राइट्स मिनिमम का तो मैजिक ही है, लेकिन राइट्स मिनिमम बहुत छोटा था। और उस टेस्ट को हम जब रेगुलर स्टडी करेंगे तो वो तब भी आसान हो जाएगा। और उसके लिए मैंने मतलब बहुत काम का है। ठीक है, फिर आपने फरमाया था कि वो पेशेंट जो फोन करता है कि जी क्या इस बीमारी का कोई इलाज है, इसके लिए क्या रुब्रिक लेंगे, कितने पैसे लगेंगे, क्या मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बड़े डॉक्टरों के पास गया हूँ, और इसका डॉक्टर को क्या जवाब देना चाहिए, क्या रुब्रिक होगा, और जब पेशेंट बिल्कुल ठीक 100% ना हो, गिला करे। गारंटी मांग रहा था ना वो। जी हाँ, तो बड़े डॉक्टरों के पास घूम चुका हूँ, तो बड़े डॉक्टरों के पास मुझे इलाज नहीं मिला, तो अब मुझे डर है। जब इलाज नहीं मिला तो क्या हुआ, बंदा को एक डर पैदा हुआ ना, किस चीज का डर, उसके साथ धोखा हुआ ना, धोखा। पैसा दिया और डिसअपॉइंट हुआ, पैसा दिया और क्या हुआ, उसने पैसा दिया लेकिन लेने के लिए पैसा दिया ना कुछ, जी हाँ, बाल लेने के लिए उसने पैसे दिए, लेकिन बाल मिले नहीं, पैसा चला गया उसका, तो उसके साथ क्या हुआ, धोखा हो गया। अब उस धोखे से बंदा को वापस डर पैदा होता है कि मुझे वापस कहीं धोखा ना मिल जाए, इसीलिए हायर साइनस का बंदा आपके पास ऐसे ही आएगा। डॉक्टर साहब गारंटी है, गारंटी हो तो ठीक करो, आप ट्राई करके देख लो, लेकिन गारंटी दे दो। तो बिजनेस क्लास में भी है, हाउस साइनस का बंदा सस्पिशियस हो जाता है, शक करता है कि फिर डॉक्टर के पास उतना स्किल है कि नहीं, चेजिंग पीकॉक, क्योंकि उसको एक डर रहता है कि मुझे
कहीं छोटे मोटे डॉक्टर के पास में जाते नहीं हूँ, कहीं गड़बड़ न करते हैं लोग, क्योंकि ये नॉन क्वालिफाइड है, इसलिए मुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो क्वालिफाइड है, इसलिए वो चेजिंग की रूपरेखा हमारे। ठीक है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत पढ़ना है। लोग अलर्ट रहेंगे, सब धीरे धीरे मेहनत करे आ जाएगा। देखिए फिर डॉक्टर को क्या, डॉक्टर को तो नहीं ना पता कि जी वो 100% ठीक होगा, वो फिर बाद में गिला करता है। डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि मैं आपको 100% ठीक हो जाएंगे आप, मैं ठीक नहीं हुआ, तो आपने मुझे क्यों कहा था? जबकि डॉक्टर को भी पता तो नहीं ना होता कि इसने ठीक होना भी नहीं होना, कितना ठीक होना है, 100% ठीक होना है, 50% होना है, 70-80, तो उसको डॉक्टर को क्या जवाब देना चाहिए? वैसे एक हम कुलीग की तौर पे पूछ रहा हूँ ना सर। हाँ, आपने राइट मेडिसिन दी तो फायदा तो होगा ना उसको, इवन उसका मेंटल लेवल भी चेंज हो जाएगा, उसकी सस्पिशियसनेस कम हो जाएगी, इवन वो आपको एक्सेप्ट करने लगेगा, जिससे कुछ बदलता है। कितने लोग डिप्रेस होते हैं, आज काम पर नहीं जा रहे लेकिन कल से अपना पूरा रूटीन शुरू कर देते हैं मेडिसिन के बाद। तो डॉक्टर को तो फिर यही कहना चाहिए जी कि आप 100% ठीक हो जाएंगे, फिर यही कहना चाहिए ना। अगर नहीं होता तो वो तो पेशेंट का केस है ना, पेशेंट ने गारंटी मांगी, आप दोनों गारंटी, क्योंकि आपको पता हो गया कि मुझे हाइड्रोसाइनस देना है और हाइड्रोसाइनस से समस्या ठीक हो जाएगी। आप तो कह ही सकते हैं कि लेकिन बहुत का ऐसा तो होता तो नहीं है ना कि 100% रिजल्ट तो किसी का भी नहीं ना होता जी। वो बंदा तो ठीक होगा ना, क्योंकि वो आपको राइट मेडिसिन मिल गई। मेरे पास एक सेम केस आया था अस्थमा का, वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल घूम आया था, उसका अस्थमा ठीक नहीं हुआ, तो बिल्कुल सेम लाइन उसने बोली थी और आखिरी में उसका अस्थमा ठीक हो गया। तो आप राइट मेडिसिन तक तो वैसे ही पहुंच गए ना, आप उस बिहेवियर से उसके, तो फिर आपको सब करने का आपको जरूरत नहीं है, सामने वाला करे तो करे। बिल्कुल ठीक है। और सब एक जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि माइंड मेथड जो है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी में दवाई देने के बाद मैनेजमेंट जो की जाती है उससे काफ़ी जो है मतलब मैनेजमेंट के ऊपर जोर होता है, क्योंकि अगर आपने मैनेज प्रॉपर नहीं किया तो आपका क्योर केस खराब भी हो सकता है। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट करने के लिए माइंड मेथड के हिसाब से आप क्या कहते हैं? जैसे किसी भी केस को मैनेज करना है तो जैसे हम बोलते हैं ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, कुछ जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, आपको तो वजन नहीं उठाना है, कमर में दर्द है तो झुकना नहीं है, मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए आपको पेशेंट को अवेयर करना है, ये नहीं करना। लेकिन मैंने अब कितनी दिनों की प्रैक्टिस में आज तक ये नहीं कहा पेशेंट से कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना है, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है पेशेंट को, आप जो ऐसा करते हो आप करते जाते, क्योंकि आपकी दवाई सुपर नेचुरल पावर है और वो आपकी डिसीज से आगे बढ़ती है, इसीलिए उस डिसीज को पहले ही वो ओवरकम कर लेगी। तो मैनेजमेंट पार्ट हमारी साइड से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, नेचर में बहुत कुछ है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बच्चे को डॉक्टर ने बोल दिया था, बहुत फेमस डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, उसने कैसे मैनेज करने की कोशिश करी, बच्चे को ब्रोंकाइटिस है इसलिए आप उसकी डाइट अलग कर दो पूरी। अब 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, क्या डाइट अलग करेंगे आप उसको? तो ये लकीर का फकीर है और उन्होंने उस मेडिसिन में लिखा है ऐसा कि आपको डाइट देखनी है, तो वो जीनियस मास्टर थे, वो ब्लाइंड नहीं थे वो, लेकिन एक टीचर भी थे, उनको एक बुक लिखनी थी तो वो एक सिस्टम के हिसाब से करते हुए
लेकिन आपको क्या फॉलो करना क्या नहीं करना ये आपका है। आपने गाड़ी दे दी, आपको ड्राइवरिंग करनी है, लेकिन आपको ब्रेक कहाँ लगाना है ये आपका ही, पीछे बैठने वाला नहीं बताएगा आपको। ऐसे ही होम्योपैथी, उस डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बच्चे का पूरी डाइट हटवा दी। उन्होंने कहा कि दूध नहीं पिलाना है, जितनी दूध वो डाइट ले रहा है, जितना मेरा बच्चा डाइट ले रहा था वो सारी डाइट उसकी म्यूकस फॉर्मिंग डाइट है। उनने 10 पन्ने का लिटरेचर मेरे को भेज दिया कि आप ये लिटरेचर पढ़ो, इस लिटरेचर में ये सारी म्यूकस फॉर्मिंग डाइट है, आप उनको अवॉइड करना है। तो मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, बच्चा वैसे तो कम खा रहा है और बच्चा नहीं खाएगा तो इसके हाल क्या होगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे मालूम है कि मेडिसिन इज मोर एडवांस देन डिसीज, है नी। तो जब आप मेडिसिन देंगे, डाइट मेडिसिन देंगे, तो कुछ भी इंसान खाता पीता है वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाइटल कोर इज एनर्जी, योर डिसीज इज एनर्जी, हाउ योर material things, how it impacting your vital dynamics। कैसे दोस्तों हटा देगा। लोग बोलते हैं आपका 15 मिनट बाद खाओ, तो ये क्या मेडिसिन लोग खाने के बाद, पीने के बाद, मैं ये सब प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं करता। मुझे पता है, क्योंकि आप नेचर समझिए ना, आप अपनी मेडिसिन का नेचर समझिए कि वो कितनी डाइल्यूटेड, कितनी एडवांस और कितनी सुपर नेचुरल है। और जहाँ हमको काम करवाना है वो भी बहुत सुपर नेचुरल है। हमको बॉडी पे काम कराना नहीं है, आपको वाइटल फोर्स पे काम कराना है। तो उस पे आज आपने खट्टा खा लिया और उसकी आपकी खांसी बढ़ गई, तो आपका क्या, मेडिसिन के टाइम पे भी आप खट्टा खाए ना, आपकी दवाई काम करेगी, ठीक है। तो मैंने ऐसी कोई डाइट वाइट नहीं हटाई थी, जैसी वाइट मेडिसिन मिली वो सब ठीक ठाक। ये हो सकता है कि एक्यूट केस हो, किसी को हो गया है, हैजा हो गया है, बहुत ज़्यादा परजीनी हो रही है, तो वहाँ पे तो चले बंदा उसको कह सकता है कि तुम भूखा रखो, तो अपने मैदा को खाली रखो, नरम डाइट लो, रोटी ना खाओ। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि एंटीडोट का क्या है माइंड मेथड के हिसाब से, मतलब मेडिसिन एंटीडोट हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, एंटीडोट आप ऐसे कर सकते हैं, किसी मेडिसिन को, जो मेडिसिन आपने दी है उसी का पावर चेंज कर दीजिए। 30 से बंदा एग्रावेट हुआ है तो 200 दे दीजिए, 200 से एग्रावेट हुआ तो 30 दे दीजिए, 30 से एग्रावेट हुआ तो उसका 6 दे दीजिए। तो जो उसकी लोअर पोटेंसी या हायर पोटेंसी है सेम मेडिसिन की, वो उसको एंटीडोट कर देती है। या आपकी जो भी मेडिसिन हो तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे सल्फर और नक्स मैंने यूज किया है, किसी भी तरीके के पॉइजन में, किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन में सल्फर और नक्स ऑल्टरनेट, बोरिक ने लिखा है, ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ऑल्टरनेट जी डेली कितनी डोजेस, रोजाना कितनी डोजेस दी जाए सल्फर और नक्स की? और अगर केमिकल रिएक्शन हो किसी को हेयर डाई का, तो वहां भी क्या काम करेगी, या लेजर का, नक्स और सल्फर? हाँ जी, ये जनरल आप देखिए, दोनों किसी भी तरीके के पॉइजन को, पॉइजनिंग मतलब ओवरडोज हो जाना, उसको केमिकल पॉइजनिंग है या किसी भी तरीके की पॉइजनिंग, नक्स और सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। रात को नक्स को एट दैट टाइम और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक सल्फर। सिर्फ सल्फर और नक्स खाने का तो वैक्सीन रिएक्शंस और एंटीबायोटिक के उसको भी डिटॉक्स करती ना। मैं तो अपने बच्चों को जब भी एंटीबायोटिक दे देती हूँ, इसमें तो सल्फर और नक्स होने का। बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ पर ये जो कोविड के वैक्सीन लगे थे, तो वहाँ के होम्योपैथ्स ने फिर सल्फर और नक्स वोमिका के थ्रू ही
आफ्टर वैक्सीनेशन रिकमेंड किया था पेशेंट्स को कि आप ये दोनों रेमेडीज ले लें। इंडियन डॉक्टर ने कोई पाकिस्तान के साइड इफेक्ट से बचे या उसको एंटीडोट कर दे, वो उसकी जो रिएक्शंस है ना उसको करने के लिए। जी जी, ये काफी अर्से बाद मेरा ख्याल शुरू हुआ था ये। जी जी, अच्छा। और सर वो मैं अपने कॉलीग से एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि लास्ट क्लास में मैंने अपनी सिस्टर का केस डिस्कस किया था ना कि 1 ईयर हो गया उनका मेनोपॉज का इशू था। सर उनका केस जो है एक रात में सॉल्व हो गया और मैंने उनको आर्सेनिक के 3 डोजेस दी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हो गए उनको दोबारा से वो एपिसोड नहीं हुए। वेरी गुड, वेरी जी, आपने सर हायोस्मिस मुझे रिकमेंड की थी, लेकिन असल में वो उन्होंने मेरे घर स्टे किया था ना, तो वो बार बार पोजीशन चेंज कर रही थी, रेस्टलेस थी। मुझे बता रही थी कि मैं बहुत रेस्टलेस हूँ और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घूंट के पानी पी रही थी। तो सुबह ही मैंने आर्सेनिक दे दिया और वो मतलब 1 ईयर का वो केस जो मतलब मैं खुद भी ट्राई कर रही थी, उन्होंने इतनी हार्मोनल थेरेपी भी दी, वो आर्सेनिक से ही सॉल्व हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। वही मैं कह रहा हूँ, लकीर का फकीर नहीं होना है। आप अपनी आंखों से देखिए केस को, समझिए कि वो केस क्या चाह रहा है, वो दे रहे हैं। उनको डॉक्टर साहब ने हायोसाइनस इशू तक बताया था उनकी उस हालत को, और जब वो हालत चेंज हो गई, आपको आर्सेनिक नजर आई, तो वहाँ पे काम हो गया ना। ये जी बिल्कुल, पेशेंट्स ने मुझे जो बताया था वो मैंने खुद नहीं देखा था। जब उन्होंने एक नाइट मेरे साथ स्टे किया, मैंने देखा वो एक एक दिन पानी भी पी रही थी, वो रेस्टलेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगा कि तो अच्छा है, पर नहीं ऐसा ही जी जैसे मैडम ने किया, ऐसे ही करंट स्टेट हमको देखनी है और वो बहुत पिक्यूलियर होती है। और आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज का तो मैं जानने वाला हूँ ना। थैंक यू सो मच सर। आपको पता है जी, थैंक यू। हाँ जी, किसी ने और अल्हम्दुलिल्लाह सर का इंतहाई, सारा लोग साहब का इंतहाई शुक्रिया कि इन्होंने एक बार नहीं कहा कि टाइम 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से इतना टाइम ऊपर हो गया। नो, अब हमें 2 घंटे हो चले हैं और हमें खुद ही ख्याल करते हुए, सर का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हुए, आपका सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सभी को पता भी चल गया कि इस क्लास में क्या मिल रहा है। और मेरी फिर एक बार गुजारिश है, अगर कोई किसी की कोई अना के कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा, आपस की बात है, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। अगर किसी को वाकई लर्निंग का शौक है और वो अपने हालात की वजह से ना पे नहीं कर सकता, तो ये मेरे दरमियान, उन साहब के दरमियान और अल्लाह के दरमियान ये बात रहेगी। इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर सलमान साहब हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर अब्दुल साहब। अब मैं हूँ और आप हैं और फिर मैं हूँ। मैं 2 आईडी से लॉगिन हुआ था, एक लैपटॉप से और एक मोबाइल से। आपने माइक को अनम्यूट करें और बात करें। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, शेख साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी माशाल्लाह। शुक्र है आपकी आवाज सुनी। अब मैं ये देखना एक